हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज कंप्लीट चैप्टर का एक छोटा-सा रिवीजन ही देखेंगे, ठीक है? यूट्यूब पर कोशिश तो किए थे लाइव करने का, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है? इसको हम जैसे ही ये खत्म हो जाएगा रिकॉर्डिंग, तो फिर से इसको हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। अभी के लिए हम लोग बस कंप्लीट चैप्टर का एक छोटा-सा रिवीजन, इसमें 2-3 चीज़ों की बातें करेंगे हम लोग। एक तो हर एक चैप्टर वाइज़ जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोल सकते हैं कि फ़ॉर्मूला पे जिसका डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा, हर एक चैप्टर में कितने फ़ॉर्मूला है, उसको भी एक जगह पूरे कलेक्ट बना करके और इसकी हम चर्चाएँ कर देते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ही हैं, ठीक है? आपको कुछ नोट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक बार ओवरव्यू कर लेना है कि मिनिमम कितनी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए, बोर्ड में अपीयर होने से पहले। तो बस उसी का एक शॉर्टकट में हम कंप्लीट चैप्टर का एक रिव्यू रखे हैं या रिवीजन करके हम जल्दी-जल्दी से सारे चैप्टर को एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको, ठीक है, एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बस इसमें इतना ही है। 1-2 लोग को समस्याएँ हैं, ये गूगल मीट के लिंक है, उसको हम फिर से शेयर कर देते हैं, ताकि ये सब चीज़ें समस्याएँ ना रह जाए और फिर जल्दी से हम इसको शुरू कर देते हैं और ज़्यादा नहीं, 1 घंटे, 1 सवा घंटे के अंदर में हम कंप्लीट चैप्टर की जितनी भी शॉर्टकट चीज़ें हैं, जितनी मेन बातें हैं, उसको हम बता देते हैं, ताकि आपको ओवरऑल और लास्ट में इस कंप्लीट चैप्टर के पीडीएफ को भी हम शेयर कर देंगे, ताकि उसको एक बार देख सकें, ठीक है? तो शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर जो 1 है, बेसिकली 1 से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर एक-एक करके उसकी बातें कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 1 है, इसमें 2-4 हमें फ़ॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। फिर एलसीएम जो होगा, यदि कभी पूछेगा कि रिमाइंडर यदि दिया होगा कि 7 रिमाइंडर या 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो उसमें हम क्या करें? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम फाइंड आउट करके फिर रिमाइंडर को ऐड करते हैं। लेकिन अगर कहीं रिमाइंडर की बात करें और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये सब पता कैसे चलता है? हाईएस्ट, मैक्सिमम, लोएस्ट ये सब रहेगा, तो उसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और लोवेस्ट मिनिमम की बात करेगा तो वहाँ एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में यदि रिमाइंडर दिया हुआ है तो रिमाइंडर को बाद में या लास्ट में प्लस करते हैं, लेकिन एचसीएफ में हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट की बातें करेगा क्वेश्चंस में ऐसा, तो रिमाइंडर को पहले माइनस करके फिर हम लोग उसमें एचसीएफ उसका फाइंड आउट करेंगे। ये बातें जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। अब जैसे 2-4 क्वेश्चन चैप्टर 1 में जो मेनली हमें याद रखना है या जिसकी बार-बार हमें यूजेस आएंगे, वो क्या है कि कंपोजिट नंबर एक प्रूव करना। और कंपोजिट नंबर के लिए सिंपल सी बातें हम लोग बस इतना ही पढ़े थे, ठीक है? सिंपल सी बातें हम लोग बस इतना ही रखेंगे। 7 पीएम कहाँ लिखा है अयान, एक बार हमें बताओगे तब। इसे ये नंबर दिया है, बीच में प्लस का साइन है, इसमें सिंपल चीज हम लोग ये सीखे थे कि दोनों तरफ जो नंबर है उसमें कुछ भी कॉमन निकल गया तो लिखेंगे कि गिवन नंबर डिविजिबल बाय 1, एक जो कॉमन निकलेगा 2 एंड इटसेल्फ, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसमें बस इतना ही चीजें हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है कि नेवर एंड विथ 0 या नेवर एंड विथ 5, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो हमें पूछ सकता है कहाँ पर, डायरेक्टली शॉर्ट आंसर टाइप में या 2 नंबर में, ठीक है? तो 8 जो है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका फैक्टराइज है, ठीक है? इसमें केवल 2 ही है, मिसिंग नंबर 5 है, इसलिए नेवर एंड विथ 0। ये दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या इन दोनों के साथ में, दोनों में से कोई एक और इसके साथ में एक एलसीएम निकालने के लिए ऐसा कोई एक नंबर दे देगा। एक्स क्यू वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यू, इस नंबर का पूछ दिया कि एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। बाकी जब यदि चीजें हमसे पूछता है तो इसमें हम लोग सिंपल सी चीजें इतना ही बस ध्यान रखे थे कि दोनों में जो मैच करेगा उसको एक बार लिख देंगे तो ये एचसीएफ हो जाएगा, और दोनों में जो नहीं भी मैच किया उसको भी यदि एक बार हम लोग लिख लेते हैं तो एलसीएम की कैटेगरी में आ जाएगा। इस टाइप का एक नंबर हमें जरूर थोड़ी सी रिवीजन कर लेना, और जब लास्ट में यदि हम पीडीएफ भी शेयर करें या ऐसे भी यदि आपको लगे तो इसको जरूर एक बार देख लेना है, ठीक है? तीसरा और सबसे जरूरी चीज, इधर बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, एक चीज तो हम लोग जरूर सीख लिए होंगे कि √3 को इरेशनल प्रूफ करने वाला, और बेसिक में भी हो सकता है आज, लेकिन ये 2 + √3 को इरेशनल प्रूफ करना और बाकी इस टाइप की चीजें, ये डायरेक्टली भी हमें कहीं ना कहीं बेसिक और स्टैंडर्ड में यदि इरेशनल प्रूफ करने के लिए नहीं आता है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना है। जैसे 2 + √3 को रेशनल पहले एज्यूम करते हैं, फिर इरेशनल नंबर जो √3 है बाकी सबको दूसरी साइड में भेज देंगे, लिख देंगे इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट और एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है? तो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमें जरूर दिमाग में कहीं ना कहीं रखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी, दोनों में 100% कंफर्म करके चलेंगे कि ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है? और इससे प्रीवियस वाला जो दोनों टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उन दोनों में हमें बस इतना चीजें ध्यान रखना है कि
उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक आएगा और बाकी ये क्वेश्चंस हो गया। तो इन दोनों को जरूर कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करके और रिवाइज करके रखिएगा। चैप्टर 1 में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इतना चीज आप करके रखे तो मान लीजिए कि आपका 6 मार्क्स जो है कंफर्मली आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब बात करते हैं यदि हम लोग चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर 2 की रिवीजन करते समय और पढ़ाई करते समय कुछ फार्मूला का जो लिस्ट है उसको जब हम ध्यान में रखेंगे तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो बाहर हम लोग लेकर के मल्टीप्लाई करते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ये सम का फार्मूला, प्रोडक्ट का फार्मूला। इसके साथ साथ दूसरा एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कभी इन बिटवीन क्वेश्चंस में हमें आएगा। इसके लिए था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इन दोनों का यूज हम उस समय यूज में आएगा जब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करेगा, वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। आगे क्वेश्चंस में अभी देखेंगे, बस फार्मूला का हमें लिस्ट होना चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी एक चीज और, ये एमसीक्यू में हमें हेल्प करेगा कि एक रूट यदि दूसरे का रेसिप्रोकल हो, एक रूट यदि दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा उसमें, a इक्वल टू सी। ये a एंड c क्या है, इसके बारे में सिंपल चीजें हम लोग जरूर ये पढ़े होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो टर्म्स होता है a एंड c यदि इक्वल हो जाए, ये कब होगा, जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए, और एक रूट दूसरे का इक्वल होगा तो ये कब होगा, d इक्वल टू 0। तो ये चैप्टर नंबर सेकंड के टर्म्स में या सेकंड के नेम पर ये दो चार हमें फार्मूला की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट, और बाकी ये दो रिलेशन, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, 10, सम भी प्रोडक्ट भी हमने इस पॉलिनोमियल में ला करके पुटअप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ समस्या क्या है कि ये पॉलिनोमियल तो हमें मिल गया, लेकिन इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल को खोजना, और दूसरा चीज इसमें हमें ये भी ध्यान रखना था कि दिए हुए पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से कैसे मैच कराएंगे। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन जो है हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करके। तो इसमें ध्यान रखना था कि -5 है, यहाँ 10 है, तो 10 को -5 हम कैसे बना सकते थे, तो 2 से हमने सब में डिवाइड कर दिया, यानी k का वैल्यू 1/2 ले लिया। तो यहाँ से अब हमें वैल्यू जो है इजिली मैच हो गया। ये अभी 2 दिन पहले भी हम लोग इसकी चर्चाएं किए थे, और सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना है। दूसरा और सबसे जरूरी चीज कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में जो 5 मार्क्स का यदि एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो या तो ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इस पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइज करके जो डी निकाल रहे हैं, या तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या इसके ऑप्शन में एक हमें दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसका सम एंड प्रोडक्ट हमने खोज लिया, लेकिन बोला कि उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखिए जिसका रूट 3 अल्फा एंड 3 बीटा हो, या अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। हमने नंबर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बातें जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करना है कि इंस्टेंट ऑफ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये कोई नहीं बता सकता है कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, अगर कोई बता भी रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। या कोई बोल रहा है कि हम पेपर ही लीक कर दे रहे हैं, ये सब चीजें वो सब गलत बातें होती हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर फिक्स हो सकता है कि इतने टाइप के क्वेश्चन होगा, उस टाइप में से कोई ना कोई आना तय है, ठीक है। तो ये m और n फाइंड आउट करके फिर उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट मिलेगा, फिर इससे पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखेंगे। यानी ये क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये दोनों में से कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और एक जो इसकी जो हम लोग बात किए थे कि अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा यदि हमें मालूम रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डायरेक्टली लिख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, और लेकिन उसी को यदि इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करने की बात कर दिया तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएगा, मार्किंग भी उसकी बढ़ती चली जाएगी, इसको ध्यान में रखना। और लास्टली और सबसे जरूरी चीज जिसके हमने शुरू में ही बात किया था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जैसे ये दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो इसके ध्यान रखना है कि जब भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस टाइप का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है यदि हमें दिखाई दे, तो उसमें सिंपल सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि ये एक्सप्रेशन को चेंज करना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को, फिर अल्फा इंटू बीटा इसमें वैल्यू ला करके पुटअप करना। और जब कभी भी अल्फा बीटा रूट्स दिया रहे किसी भी पॉलिनोमियल के, तो इसमें सिंपल सी बात है, हमें दिमाग में पक्का रट्टा मार करके रखना है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका की का वैल्यू पूछ रहा है और अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन दिया है या कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिया है, तो सम एंड प्रोडक्ट हमें खोज करके ही वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका चाह करके भी हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं।
इस टाइप के स्टेटमेंट को भी कहीं ना कहीं जरूर हमें दिमाग में सेटल करके रखना है और इसको जरूर रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, तो इस तरीके का के का वैल्यू, ये जब भी यदि क्वेश्चन पूछता भी है, ये 5 मार्क्स में अगर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है, या एक पॉलिनोमियल दिया है तो दूसरे पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखना, या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये सब 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, और केवल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिखने की बात करेगा तो ये हमसे क्वेश्चन जो यदि पूछ सकता है तो ये हमें 2 नंबर का और 1 नंबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, इसके बीच में हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला रहे जिसमें चैप्टर नंबर 2 और इसकी बैकग्राउंड चीज है, इसको जरूर हमें ध्यान में रखना है कि 2 का इतनी मिनिमम फॉर्मूला का एक लिस्ट भी अपने पास हो गया, और कितने अलग अलग टाइप के हमें क्वेश्चन भी है, उससे क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन दोनों तीनों चीजें हमें मिल गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। 3 में बहुत सारी चीजें हमें नहीं ध्यान में रखना है। पहले तो तीनों कंडीशंस, इंटरसेक्टिंग, कॉन्साइड एंड पैरेलल, तीनों का कंडीशन हमें जानकारी होनी चाहिए, और उसका नेम किस नेम से जानते हैं। तो जो इंटरसेक्ट करेगा वन सोल्यूशन, कॉन्साइड होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, और पैरेलल होगा उसका नो सोल्यूशन। जिसका सोल्यूशन मिलता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इन कंडीशन पर एक क्वेश्चन आना तय है। एक इधर 2-3 सालों से इस पर कंडीशन पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। दूसरा बात इसमें ये है कि वर्ड प्रॉब्लम जो आएंगे उसमें 3 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं आने की। एज प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पास्ट की बातें होगा तो माइनस करेंगे, फ्यूचर की बात होगा प्लस करेंगे, प्रेजेंट की बात होगा एज इट इज रख लेते हैं। एक 2 डिजिट नंबर के बारे में, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, उसका रिवर्स डिजिट कि 2 डिजिट है, उसका सम क्या है, उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, इस टाइप का। और एक बोट एंड स्टीम वाला, ये बोट एंड स्टीम 2 डिजिट नंबर में तो नहीं आएगा, लेकिन ये 3 जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 4 है उसमें बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस उसी के लिए हमने यहाँ लिखा था, बस यहाँ एजुअल लिख दिया था। अब इसमें क्वेश्चंस पर आ जाए। यदि हम लोग सबसे पहले बोल रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन दिया हुआ है ये 2 इक्वेशन का, तो पूछ रहा है की का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। यदि 2 इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की जस्ट अभी हमने कंडीशंस पढ़ा कि तीनों रेशियो जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, बस वही। x के साथ यहाँ 2 है, k+2, 2/k+2, 3 और कांस्टेंट, इन सभी रेशियो को हमने फर्स्ट सेकंड को एक साथ, थर्ड फोर्थ को एक साथ। जैसे हम इन दोनों को कंपेयर किए, के का वैल्यू निकाले, यहाँ के का 2 अलग अलग, फर्स्ट वाले से भी के मिला, सेकंड वाले से, दोनों के का वैल्यू को इक्वेट करके और हमने सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप का एक इक्वेशन हमें जरूर दिमाग में रखना होगा कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन एंड एक नो सोल्यूशन, तीनों कंडीशंस की क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। बस एक सिंपल सा डेमो टाइप का हमने इस क्वेश्चन को बता दिया है। और मे भी हो सकता है कि इधर बहुत सालों से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो इसको आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अगला जो है ग्राफ, ये तो मैंडेटरी है और आना ही आना है, इसको पक्का दिमाग में सेट करके रखिएगा कि ग्राफिकल क्वेश्चन 100% आएगा। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा और कुछ बेसिक सा हम लोग तरीका सीखे थे। जैसे पहला इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन, करना क्या है, इस इक्वेशन में एक बार x जीरो करेंगे, एक बार y जीरो करेंगे, दोनों को बारी बारी से हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, x जीरो करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, y जीरो करेंगे x का वैल्यू मिलेगा, और एक हमने बना दिया टेबल। और इस टेबल की हेल्प से x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, और इन दोनों की हेल्प से अब हमें यहाँ ग्राफ पर उस पॉइंट को खोजना है। ठीक है, या खोजते हैं, हम लोग यही काम कर रहे हैं। x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है, x 0 और y 1, x -1 और y 0, इन दोनों को हमने स्ट्रेटली ज्वाइन कर दिया। फिर दूसरे इक्वेशन को ज्वाइन किया। और इसमें एक चीज और कभी कभी पूछता है कि 3 जो पॉइंट बन रहा है x एक्सिस के साथ, वो तीनों कोऑर्डिनेट लिखिए। कभी कभी पूछता है कि इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालिए। एरिया कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है, 3, बेस कितना है 1 2 3 4 5, तो बेस इनटू हाइट। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा, ताकि एक ग्राफिकल क्वेश्चन, कंडीशंस और बाकी तो एज प्रॉब्लम और ये सब चीजों की नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन उन दोनों का भी प्रैक्टिस एक बार देख लेना है, कर लेना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आप दिमाग में सेट करके रखिए कि बिल्कुल आ सकता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे जरूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर न भी प्रैक्टिस करके जाएं तो मिनिमम ये जरूर दिमाग में होना चाहिए कि हमें 2 टाइप का क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। कौन कौन सा, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें यूज करना फार्मूला, और एक यदि रियल रूट्स होगा यानी डी का वैल्यू 0 होगा तो इस पर के का वैल्यू और कोई ना कोई अननोन फाइंड आउट करने की जो बातें होती हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है कि फाइंड द 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और कुछ कांस्टेंट दिया है, फिर इधर ए और बी का भी टर्म्स में दिया है। इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व किए थे। ए बी सी की हेल्प से यदि सॉल्व करें इसको, ए बी एंड सी की हेल्प से, तो
ए का वैल्यू यहाँ 4 है, बी का वैल्यू है -4a² और सी का जो वैल्यू है a⁴ - b⁴। यदि इसका हम d निकालें और बाकी फिर x का वैल्यू निकालें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। इसका एक और दूसरा अल्टरनेटिव हम लोग ये सीखे थे, a² 2ab और b², जो प्लस में होगा उसको b² रखेंगे, जो माइनस होगा उसको दूसरी साइड में भेज देना है। ठीक है, तो b² इधर, b⁴ इधर आ गया, और ये लेफ्ट वाला जो बचता है अभी, ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी 2x - a² का होल स्क्वायर इक्वल टू b²। दोनों का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, जब भी स्क्वायर जाकर के इधर रूट बनेगा प्लस माइनस दोनों में होगा, -a² + a² बन गया और 2 मल्टीप्लाई था के डिवाइड में चला गया। तो इस तरीके से इसके भी हम लोग कंप्लीट एक पिक्चर जरूर दिमाग में रखेंगे, तो उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें और किस तरीके से सॉल्व करें। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में अक्सर एक पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप यदि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। शॉर्टकट से बनाते हैं तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप का स्टैंडर्ड में बेसिकली कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन से पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी जरूर दिमाग में रखना है। तीसरा और सबसे जरूरी इसी की हम बात कर रहे थे कि इक्वल रूट्स है। रूट्स इक्वल होने का मीनिंग क्या, d = 0, d = 0 और d यानी b² - 4ac, यानी a b c का वैल्यू खोजना है। a है, इधर b है और इधर c है। a b c का वैल्यू सिंपली ला करके हमें इसे पुट करेंगे और k का वैल्यू मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को पूछने का सबसे इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, d = 0 करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर कहीं ना कहीं एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाता है। ठीक है, अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें करना क्या है, फिर से फैक्टराइज करना है, फिर उसका d निकालेंगे, फिर इसको x वैल्यू निकालेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में 2 बार हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी चेक कर लिया और इक्वल रूट्स है उसका कंडीशन क्या है उसको भी चेक करा लिया। तो दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 4 के नाम पर इसको जरूर कहीं ना कहीं आप एक बार प्रैक्टिस करके रखिएगा और इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसे मेन जो है ये 2 टाइप का, बाकी तो इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ करके इक्वेशन लिखना, जैसे एक प्लेन का हो गया और बाकी सब चीजें, उसको तो जरूर एक बार देखना ही देखना। जैसे एक प्लेन वाला जो एक क्वेश्चन है उसको हमने एक जगह यहाँ पर लाया है विद सोल्यूशन, इसलिए रखे हैं ताकि शॉर्टकट में जल्दी जल्दी हम लोग हर एक टॉपिक की रिवीजन कर सके और फिर उसकी बातें कर सकें। इसे इसमें रखा है कि एक प्लेन जो है 30 मिनट लेट चला, कितने किलोमीटर की जर्नी में, 1500 किलोमीटर की जर्नी में, और टाइम पर पहुंचने के लिए शेड्यूल टाइम पर उसने 100 किलोमीटर/आवर से अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो हमने मान लिया कि जनरल उसका नॉर्मल जो स्पीड था वो x किलोमीटर/आवर का था, नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर से चल रहा था, तो उसको टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 1500/x। लेकिन अभी क्या किया उसने, अपने स्पीड को 100 मीटर से बढ़ा दिया, 100 किलोमीटर/आवर से अपने स्पीड को इंक्रीज कर लिया। और जैसे ही कोई भी अपना स्पीड को इंक्रीज करेगा x + 100, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, 150/x + 100। तो ये ओरिजिनल टाइम था और ये नया टाइम उसको लग गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा था। एक बार फिर से इसको हम ओवरव्यू करते हैं कि क्वेश्चन में सिंपल बात ये की था कि एक प्लेन जो है 30 मिनट लेट तो चला, लेकिन 100 किलोमीटर/आवर से अपनी स्पीड बढ़ाने की वजह से वो ऑन टाइम शेड्यूल पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। ठीक है, एक हमने ओरिजिनल टाइम भी निकाल दिया और एक न्यू टाइम भी निकाल दिया। अब दोनों टाइमिंग का जो डिफरेंस है कितने मिनट का है, 30 मिनट का। तो वही T1 में से T2 को जैसे ही हमने माइनस किया तो 30 मिनट लिखे, लेकिन इधर सब किलोमीटर/आवर और ये पर आवर्स में टाइमिंग दिया हुआ है। इस 30 मिनट को भी हमने 60 से डिवाइड करके इसको आवर्स में चेंज कर दिया। बाकी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करना है। तो ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन का एक क्वेश्चन था। ये डायरेक्टली नहीं है कि प्लेन वाला ही देगा, कभी बस वाला भी देता है, और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वेरी करते रहता है और दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में सेट कर लेना है, और लास्ट में जब हम इस PDF को शेयर करेंगे तो उसमें आप देख भी सकते हैं और वहां से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तीसरा और सबसे जरूरी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसको हम शॉर्टकट में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे पहले डी का वैल्यू A2 में से A1 हम लोग जो माइनस करना ऑन एजुअल सीखे हैं। nth टर्म यहाँ n के साथ th यदि लगा हुआ है तो उसमें हम लोग an उसको समझते थे कि a + n - 1 * d, लेकिन सम ऑफ केवल n टर्म लिखा हुआ है, यहाँ th वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो sn की बातें वहां करता है। ठीक है, ये 2 चीजों में जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद कंजिक्यूटिव टर्म कैसे एज्यूम करते हैं कि एक टर्म रहेगा तो a लेंगे, 2 टर्म रहेगा तो a - d a + d लेंगे, फिर 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। तीसरे की बात यदि हम लोग करें
कि पहला यदि क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, उसके लिए हम लोग एक ही चीज पढ़े थे कि ए और डी तो हमें मिल जाता है, ए एन का वैल्यू हम लोग क्या लेना होता है, ए एन का वैल्यू हमें 0 लेना होता है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म की यदि बात करेगा, ए एन का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। आगे क्वेश्चन में ऐसा आएगा, उसके हम लोग चर्चाएं करेंगे, देख लेंगे, बट इसको याद रखना है। चौथा, मिडिल टर्म खोजने का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म खोजने की, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि मिडिल टर्म की बात करेगा तो हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो टोटल दिया हुआ है या तो ऑड नंबर होगा या नहीं तो इवन नंबर होगा। ऑड नंबर यदि होता है तो क्या होगा, n+1/2, और इवन नंबर यदि होगा, इवन नंबर वाला बहुत जनरली और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में पूछता है, इसलिए इसके ज्यादा हम नहीं ध्यान देना है। बस ध्यान देना है कि मिडिल टर्म यदि ऑन एन ऑड नंबर होगा, n+1/2 वाला टर्म हमें खोजना है, और इसका वैल्यू यदि हमने मान लिया कुछ भी m आ गया, ए एम का फॉर्मूला यानी a+m-1 × d खोज लेंगे। तो दो चीजों पर जरूर ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव टर्म, ठीक है, और मिडिल टर्म, और एक और इसमें वो टाइप का क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में हम लोग को मिल जाएगा, उस पर हम उसमें उसको चर्चाएं कर देंगे, उसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें सिंपल बात है कि 3 टर्म ए बी एंड सी, 3 टर्म दिया हुआ है एपी में, तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पढ़े थे सिंपल कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, इफ ए बी सी आर इन एपी देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन से पक्का दिमाग में सेट करके रखना है। स्टैंडर्ड में आता है तो एमसीक्यू में आएगा, बेसिक में आएगा तो मे भी हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछ दे। बस कुछ नहीं करना, ये नहीं समझना कि ये तो एमसीक्यू, बस ये 4 ऑप्शन यहाँ से गायब करेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, इतना ही अंतर है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो टाइप का हमें क्वेश्चन जानना है, वो सिंपल सी बात इतनी है कि एक एशियन का वैल्यू यदि दिया हुआ है, ऐसे तो हम लोग कल भी अभी पिछले दिन ही इसकी चर्चाएं किए थे, एशियन का वैल्यू यदि कुछ भी दिया हुआ है तो उसका एपी हम लोग निकाल सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टर्म्स निकाल सकते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन ये पिछली बार नहीं, पिछली बार ये पूछा हुआ था। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट कर दे या ऐसे क्वेश्चंस उठा सकता है। इसके लिए सिंपल सी बात है कि एसएन का वैल्यू दिया हुआ है, S1 S2 S3 S4 निकाल देंगे। ठीक है, बाकी क्या S1 S2 निकलेगा कैसे, n की जगह 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, n का एसएन का अलग अलग वैल्यू मिलते चला जाएगा। और जैसे ही हमें टोटल वैल्यू जब मिल जाएगा तो बाकी क्या लास्ट में A1 देन A2 देन A3, इन बाकी सभी का वैल्यू निकाल देंगे। A1 निकालने का फॉर्मूला S1 - S0 पढ़े हम लोग। तो इस तरीके से इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना होगा कि किस तरीके से हमें एक एक चीजों को रिलेट करना है। ठीक है, ये इसको जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में हमें रखना है और इसको जरूर थोड़ी सी एक अच्छे ढंग से सॉल्व करिएगा। अब अगला पर आ जाते हैं हम लोग, ये भी एक थोड़ा बढ़िया है और इम्पोर्टेंट टाइप का, इसलिए भी एक क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें दो चीजों की बातें करता है कि बिटवीन एंड फ्रॉम। इसके हम लोग पिछले दिन भी चर्चा किए थे कि बिटवीन एंड फ्रॉम वाला टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, और इसको भी जरूर जानकारी में हम लोग रखेंगे कि फ्रॉम लिखा रहेगा कि 10 to 99, इसका मीनिंग सिंपल होगा कि 10 से लेकर के 99 तक सभी नंबर को हम इंक्लूड करके लेंगे, नहीं। लेकिन बिटवीन यदि लिखा रहेगा तो इसका मीनिंग क्या है कि 10 के आगे और 99 से पहले, यानी 11 से लेकर के 98 तक ही हमें चलना है। ठीक है, अब इसमें लिख रहा था कि मल्टीपल ऑफ 4 लिखे या डिविजिबल बाई 4 लिखे। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग हम लोग समझे थे। इसके साथ साथ कभी कभी एक टाइप का और क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीपल ऑफ 2 and 3 ऐसा लिख दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग, तो जब कभी भी ऐसा नंबर दे दे, इसमें दो नंबर एक साथ हमें दे दे कि 2 and 3 या 2 and 5, इस टाइप का नंबर, तो दोनों नंबर का हमें फाइंड आउट कर लेना है एलसीएम, ये कितना आ जाएगा 6। तो हमें मल्टीपल ऑफ 6 अब देखना होगा। ठीक है, यदि 2 and 5 रहता तो मल्टीपल हम 10 देख रहे होते। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 का मल्टीपल 6 12 18, इस तरीके का 6 का मल्टीपल आगे चल रहा होता है। ठीक है, इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे या सॉल्व करेंगे। अगला है ये भी एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखिएगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। और इसकी सिंपल सी मेथड ये है कि 7th टर्म जो है 1/9 दिया है और 9th टर्म जो है 1/7 दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा हुआ तो है लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है इसको पूछे हुए। ठीक है, इसलिए ऐसी थोड़ी सी हमें भी
इस क्वेश्चंस को लेकर के था कहीं ना कहीं अनुमान कि हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है इसको सॉल्व करने में कि 7th टर्म 1/9 यानी a+60 और a+80 दो इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करना है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल है, नहीं चैप्टर नंबर 3 से भी रिलेट हो गया और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हो गया, दोनों टाइप के क्वेश्चंस की मर्जिंग हो गई एक साथ, तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो है मिडिल टर्म, जिसकी अभी हमने बात किया था कि मिडिल टर्म का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें ए मिल गया, ए एन मिल गया, लास्ट टर्म ए एन होता है, डी मिल गया तो एन निकाल दिया और एन का वैल्यू यहाँ आ गया 23। ठीक है, तो एक से लेकर के 23 जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, इसे पूछ रहा है कि मिडिल वाला वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म खोजने का तरीका क्या, अभी जस्ट उसकी बात कहते हैं कि n+1/2, ये n+1/2 हमें टर्म खोज लेना है, जो वैल्यू आएगा इसका बस उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सिंप्लीफाई या रेशनलाइज या उसको मैनेज कर लेना है। ठीक है, जैसे 23 था तो 23+1/2 24 आ गया, और जैसे 24/2 12 आ गया, तो यानी ये 12 का वैल्यू हमें निकाल देना है a+11d, और यहाँ से मिल गया हमें फाइनल आंसर। तो मिडिल टर्म ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा, वो भी 2015 में, उसके बाद कभी पूछा ही नहीं इसको। ठीक है, एक दो बार बीच में पूछा था, लेकिन वो सेट 2 3 4 बहुत सारे जो सेट होते हैं उसमें किसी एक सेट में, तो इसका में भी हो सकता है चांसेस कि इस टाइप का पूछ लिया जाए। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़े हैं कि यदि कहीं मिडिल टर्म की बातें करेगा, सॉरी 9th टर्म फ्रॉम इंड वाले टर्म की बात करेगा, तो इसमें एपी को ही हम लोग उल्टा कर देते थे, न्यू एपी लिख करके पूरे एपी को ही उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे, और फिर उसका ए एन और डी और बाकी चीजें हमें कैलकुलेट कर लेना था। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर हमें ध्यान में रखना है। ये एक लास्टली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ तो बहुत छोटा सा हमें दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चन की मीनिंग बहुत सारा होता है। ठीक है, जैसे एसएन का वैल्यू वो 287 दिया है, एसएन दिया है, ए दिया है, और दोनों के बीच का डिफरेंस हमें डी दिया है, तो सबसे पहला जरूरी होता है यहाँ एन कैलकुलेट करना। ठीक है, कि एसएन इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस की भी जरूर प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा कि इसमें किस टाइप का, और ये अभी हम लोग 2-3 दिन पहले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हुए हैं, बस उसको एक जगह हम समराइज इसलिए कर दे रहे हैं ताकि इस पूरे पीडीएफ को जब हम शेयर करें, लगभग 50 पेज का होगा, उसको स्क्रॉल कर लेंगे तो सारे फॉर्मूला भी दिमाग में हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और एक बार शॉर्टकट में ओवरव्यू भी बन जाएगा कि हाँ इतने टाइप के मिनिमम क्वेश्चंस हमें पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब अगला हमें जानना है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में बहुत सारी चीजें अगर ना भी पढ़ के जाएं तो दो चार चीजें जरूर हमें जानकारी होनी चाहिए कि थेल्स थ्योरम, इसका कंप्लीटली प्रूव रट्टा मार करके याद करके जाना है। ठीक है, और सिमिलैरिटी रूल का एप्लीकेशन, दो चीजें। अब इस पर क्वेश्चन भी पहला हमने वही किया है कि थेल्स थ्योरम जो था, बेसिकली थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव करें। जैसे हम लोग देखते थे क्या कि AP/PB, इसको लिखने का तरीका फिर से इसको एक बार हम शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देते हैं। AP/PB इसको हम लोग दो बार लिखते थे, और आगे क्या करते थे कि इसका अपोजिट वाला पॉइंट जैसे यहाँ Q है तो Q दोनों तरफ ला करके ऐड करते थे, और Q के साथ परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, X, तो ये QX हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ इस ट्रायंगल का एरिया ये, दूसरे ट्रायंगल का एरिया ये। फिर इसी चीज को हमें लिखना था, तो फर्स्ट वाले के लिए अलग लिख दिए, सेकेंड वाला का फिर यहाँ से अलग हमने लिख दिया है, उसका भी यहाँ प्रोसेस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हमने इसका हिंट लिया है, फिर दोनों को कंपेयर। तो थेल्स थ्योरम को जरूर एक बार अच्छे तरीके से लिखने की प्रैक्टिस कर लेना है और इसको समझ लेना है। ठीक है, थेल्स थ्योरम उम्मीद रखना है कि आना ही आना है। दूसरा है थेल्स थ्योरम का एक छोटा सा एप्लीकेशन है यहाँ पर, वो क्या है कि साइड यदि पैरेलल होगा तो हमें ये एक्स का वैल्यू AD/DB इक्वल टू AE/EC, किस तरीके से इसका यूज करना है, ये MCQ में पूछा जा सकता है, बेसिक स्टैंडर्ड कहीं भी, बेसिक में ज्यादा चांसेस है इसको आने के। तीसरा और सबसे जरूरी चीज कि फिर वही था कि दो लाइन जो ये पैरेलल हमें दिया था, तो पैरेलल दिया था तो एक बार हमने इन दोनों का पैरेलल और एक बार ऊपर वाले दोनों का पैरेलल यूज कर लिए। ठीक है, तो दो बार ट्रायंगल में पैरेलल लाइन हमने यूज किया और थेल्स थ्योरम दोनों को कंपेयर करके, और फिर हमें फाइनल चीजें प्रूव कर दिया जो हमें चाहिए था। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग बहुत सारा देखते हैं कि दो लाइन पैरेलल दिया है तो उसको कंपेयर करना, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम पिकअप कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं क्योंकि पैरेलल लाइन की संख्या कम दिया है, लेकिन ट्रेपीजियम और बाकी सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो एक इसका एप्लीकेशन और चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके इसको प्रूव कर लेना। और ये लास्टली हमें 2-3 दिन बार हम लोग इसकी बातें की हैं और इसको प्रूव किए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, प्रूव करने के लिए थोड़ा सा उसमें हमें चेंज करना होता है। जैसे ए पी क्यू बराबर बी ए जो दिया हुआ है,
इसकी बात करें कि पी क्यू जो लाइन है वो कंप्लीट ए बी के पैरेलल है, लेकिन हम लोग कंप्लीट ए बी ना लेकर के केवल बी आर तक का ही ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करने की नीड होती है, तो जाकर के हम लोग इन्फॉर्मेशन सेम वही दूसरा ए सी और आरपी दिया होता है, लेकिन ए सी और आरपी ना लेकर के हमें सी क्यू और आरपी से ही ये सेकेंड वाले ट्रायंगल को प्रूव कर लेते थे। ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इससे ये नहीं समझना है कि डिटो यही आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें सोचने के लिए एक हमें मार्गदर्शन देता है, एक हमें पॉइंट भी मिल जाता है कि हाँ इस टाइप से भी हमें सोचना होगा यदि क्वेश्चंस कभी डायरेक्टली ना सॉल्व हो तो। ठीक है, अब तीसरा सबसे जरूरी था कि इसमें जो ये हमें दिया हुआ था कि ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना, सिमिलरिटी रूल। जैसे इसमें हमने कौन सा बाई ए रूल से एक 90 वाला 90 के बराबर, सिंगल डॉट वाला सिंगल डॉट के बराबर, यानी एंगल बी दोनों में कॉमन हो गया था, इसका सिमिलरिटी रूल। फिर इन दोनों की बात करें तो एक एंगल मिल गया और 90 वाला 90 के बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो सिमिलरिटी रूल कैसे अप्लाई करेंगे इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। तो सिमिलरिटी रूल, थेल्स थ्योरम, और ये भी थेल्सी थ्योरम था यहाँ पर भी, और एक लास्टली हमें थेल्स थ्योरम का छोटा सा एप्लीकेशन जो एमसीक्यू में, और फिर थेल्स थ्योरम का प्रूफ। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो है ट्रायंगल में मिनिमम इतना तो पढ़ के ही जाइएगा। कुछ भी नहीं कर पाने की इच्छा है या ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल हमें छोड़ने की जरूरत है, तो इतना जरूर कर लीजिएगा, थेल्स थ्योरम इसमें पढ़ लेना है। चौथा और सबसे जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बातें जरूर ध्यान में रखना है। एक तो इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन में आना तय है, ठीक है, और दूसरा जो है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इसको लेंगे कैसे हम लोग। ठीक है, एक्स एक्सिस में x, 0 होता है, y एक्सिस में 0, y होता है, और फिर से सेक्शन फार्मूला का ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं, सेक्शन फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना होगा कि सेक्शन फार्मूला का किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और फिर इसको किस तरीके से हम लोग देखना है, सॉल्व करना है, और इसकी बातें। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिसको जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है, तो जाकर के हम लोग इसको अच्छे से और ढंग से एक बार कर पाएंगे। ठीक है, ये पता नहीं ये वीडियो क्यों इतना स्लो हो गया है। चलिए ठीक है, सबसे पहला चीज पॉइंट इसमें दिया है इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग कि वही ओ से लेके ए तक का, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है, और दिया था ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का सिंपल मीनिंग 0, वाई ही हमें देखना है, और फिर ये इक्वी डिस्टेंस दोनों के डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके रखना है कि इक्वी डिस्टेंस का कैसे हमें यूज करना है। दूसरा एक पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है, ये रेशियो ए पी बाई ए बी, ए पी ये हाफ लेंथ है और ए बी जो है ये कंप्लीट लेंथ है, यानी ए पी जो दिया है 3 लेकिन ए बी दिया है 7, तो पी बी कितना हो जाएगा 4। इस टाइप का क्वेश्चंस, इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया है, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे हुए, तो बेसिक के लिए उम्मीद लगा के रखना है या स्टूडेंट कहीं भी कि एक इस टाइप का क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि रिपीट करें, स्पेशली बेसिक में। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि कोई ना कोई रेशियो खोजना, ये एमसीक्यू नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस जो है इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है इधर ए और बी, जो दोनों पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस मतलब क्या, एक्स, 0, पॉइंट तो हम लोग यही पढ़े हैं, एक्स, 0 लेंगे जब ऐसी कोई बातें करें तो। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस का एक्स, 0 यानी वाई का वैल्यू हमें नोन है, और वाई का वैल्यू नोन है, इसलिए हमने वाई का ही कोऑर्डिनेट का डिवीजन यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, तो एक ये सेक्शन फार्मूला में हमें ये ध्यान रखना है कि उसका रेशियो फाइंड आउट करना और वो पॉइंट फाइंड आउट करना। ठीक है, ये 3 to 5 मार्क्स में एक आ सकते हैं। ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली रेशियो 2:3 और ऐसा ना देकर के 3:7 दे दिया, जिसमें हमें सेकंड वाला रेशियो खुद खोजना होता है, और दूसरा इक्वी डिस्टेंस। इन 3 टाइप में से कोई ना कोई एक आना श्योर है, यदि केस स्टडी नहीं पूछता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, एक तो इसको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजों की बात यदि हम ना भी करें तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमें मिनिमम आना चाहिए, अगर कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं तो। पहला क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे तो आपको जैसे ये दिया है कि 5 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा इक्वल टू 3/5, यानी p बाई एच बी बाई एच इसमें कन्वर्ट करना, और फिर इसको p b h से ये टोटल ला करके इस टेबल पे रखना। एक टाइप का क्वेश्चन, इसमें ज्यादा हमें ध्यान भी नहीं लगाना है, बस हमें p बाई एच, बी बाई एच, p बाई बी, ये रेशियो सभी जानकारी होनी चाहिए।
दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ए और बी का एंगल से हमें वैल्यू खोजना है। इसको हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स पढ़े हैं और इसका सॉल्यूशन भी पढ़े थे कि साइन ए प्लस टू बी इक्वल टू √3/2, यानी ए प्लस टू बी। साइन थीटा का वैल्यू √3/2 कितने का है? 60, यानी ए प्लस टू बी इक्वल टू 60। और कॉस थीटा का वैल्यू 0 कितने पर है? तो 90। ए प्लस 4b इक्वल टू 90। ये दो इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए और बी का हमें वैल्यू खोजना है। ये दो टाइप के क्वेश्चन हमें मिल गए इजी वे में, जिसको हमें जरूर ध्यान में रखना होगा कहीं ना कहीं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, या आना ही है सिलेबस में ही। जब उतना ही है तो जाएगा कहाँ से बाहर? ठीक है। अच्छा, ये यदि क्वेश्चंस आता है तो इसके सप्लीमेंट में एक क्वेश्चंस और पूछता है, और वो क्या हो सकता है? उसमें सिंपल सी चीज ये पूछेगा कि कोई भी एक दे देगा कि साइन 30 कॉस 90, इस तरीके का अलग अलग एक टेबल का वैल्यू बोलेगा, यूज अप्रोप्रिएट वैल्यू टू फाइंड द आंसर। मैंने उसमें टेबल का वैल्यू हमें पुट करना है। तो टेबल का वैल्यू तो हमने नंबर ऑफ टाइम्स उसको समझ लिखा है कि कैसे उसको खोजते हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करके लिखना है। तो एग्जाम हॉल में जरूर अगर हमें टाइम मिलता है तो लास्ट पेज पर टेबल ही लिख करके रख देंगे, थोड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है। बाकी दो तीन चीजें और इसमें, इसका प्रूफ हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, और ये हमें ऐसा थोड़ा सा बाकी स्टैंडर्ड टाइप का में भी हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले या इस टाइप के क्वेश्चन से आ सकता है, क्योंकि इसमें दो चैप्टर का लिंकेज है। कौन कौन से चैप्टर का? यदि इसकी हम लोग बात करें तो इसको हम इधर साइड में करते हैं। इसकी बात करें कि टेबल जो है इसमें टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने किए क्या थे कि ये टेन थीटा इधर कहीं दिख ही नहीं रहा था, तो साइन को टेन में कन्वर्ट कैसे करें? कॉस से डिवाइड कर दिया, इसलिए कॉस से हमने डिवाइड कर दिया था। तो ये टेन थीटा के टर्म्स में हमें बन गया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/cos सेक होता है, सेक को 1 + tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर था ही 3 tan थीटा। जब इसको अरेंज किए तो एक tan थीटा का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। tan थीटा को जैसे हमने x माना, इसको फैक्टराइज कर दिए, x का ये दोनों वैल्यू आ गया जो हमें चाहिए था। तो इस टाइप का ये प्रूव करने वाला सेक्शन में जरूर हमें ध्यान में रखना। प्रूव करने वाला सेक्शन में जो कि बियॉन्ड दी ट्रिग्नोमेट्री था, 4-5 तो क्वेश्चन थे जिसके हम लोग पिछले दिन भी चर्चा किए थे। पहला दिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। दूसरा ये रूट वाला, रेशनलाइज करने वाला, ये बेसिक के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे भी हो सकता है कि ये रिपीट कर जाए बेसिक में। ठीक है, कि रूट के अंदर में वैल्यू है तो इसको रेशनलाइज करना, रेशनलाइज करने के बाद इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और ये वो या फिर ये क्वेश्चन कि पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे, साइन +1 कॉस, साइन -1 कॉस और सेक इंटू कॉस। इसको साइन कॉस में चेंज किए, इन दोनों को फॉर्मूला फैला करके सेट करके, और फिर दोनों में जो कट रहा था उसको कैंसिल किए, तो हमें मिल गया इसका फाइनल वैल्यूज। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जो कि साइन कॉस में चेंज करने वाला, ये बेसिक के लिए जरूर अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि साइन कॉस में उसको चेंज करना, जो यहाँ टेबल में दिया हुआ है। फर्स्ट पेज पर भी हम लोग फॉर्मूला वाला लिस्ट लिखे थे, और इसको सॉल्व करने की तरीके जरूर। ठीक है, और सेकेंडरी जो पॉइंट है हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो तीन बातें हमें ध्यान रखना है, और वो है ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे देखेंगे। एलिवेशन यानी कि ग्राउंड से हमें खड़े होकर के ऊपर की तरफ जैसे ये दिख रहा है, एलिवेशन बोलेंगे। लेकिन कोई टॉप पर बैठ करके नीचे दिख रहा है, इसको डिप्रेशन बोलेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके रखना है कि कब किसको एलिवेशन बोलेंगे और किसको डिप्रेशन बोलेंगे, ये दोनों ही पॉइंट्स को। ठीक है, और तीसरा ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसमें तीनों का वैल्यू 30, 45, 60, जिसमें सबसे ज्यादा 80 to 90% हमें केवल टेन थीटा वाला यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टोटल मिलाकर के 14 to 15 मार्क्स जो आना है, उसमें से एक ट्रिग्नोमेट्री का तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, या तो 5 का आएगा, नहीं तो 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का आएगा तो केस स्टडी में चला जाएगा, और 5 मार्क्स का आएगा तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, इस टाइप का आ सकता है। और इस बार पूरी की पूरी चांसेस है कि एक केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन देगा उसमें, क्योंकि पिछली बार केस स्टडी दिया था और उसके अगली बार एक क्वेश्चन दिया था, तो इस बार में भी चांसेस है कि केस स्टडी बेस्ड इस टाइप में क्वेश्चन दे दे। ठीक है, अब इसमें ज्यादा नहीं, एक दो टाइप के क्वेश्चन हो गया। जैसे एक वर्टिकल टावर है और वो सर माउंटेड, उसके ऊपर एक फ्लैग है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की एक टावर के ऊपर एक फ्लैग लगाना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिन हो गया है इसको पूछे हुए। ठीक है, इसलिए इसकी चांसेस ज्यादा है। मेन तो इसमें डायग्राम ही होता है सबसे जरूरी बनना। तो बोला कि एक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का टॉप है वो 30 डिग्री है, और फ्लैग का जो टॉप है वो 45 डिग्री है, और फ्लैग का होस्ट का 6 मीटर है। बेस को x मान लिए, सॉरी टावर को x मान लिया और बेस को y मान लिए। दो टेन थीटा दोनों में लगा करके दोनों को सॉल्व कर देना था। वैसा ही एक और है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एरोप्लेन जो इतना हाइट पर उड़ रहा है, इनिशियली वो 30 डिग्री पर था, और 30 सेकंड के बाद उसका एंगल जो है 60 डिग्री पर हो गया।
या 60 से 30 हो गया। इसका हम लोग नंबर ऑफ टाइम सोल्यूशन के हैं, बस इसको इसलिए यहाँ छोड़ दिए हैं ताकि इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। नहीं भी होता है तो इसका सोल्यूशन लास्ट में एक अलग पेज पर है, उसको हम उसको शेयर कर देंगे, लेकिन इसको जरूर प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि ये पिछली बार भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए थे, लेकिन सेट 1 में था, केवल 2 और 3 में नहीं था। ठीक है, तो हो सकता है फिर से इस बार इसको रिपीट कर दे, इसके आंसर हो, बाकी सब चीजें याद ही होगा, बस उसको मेथड को याद करना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। सर्कल चैप्टर जो है, इसमें 3-4 बातें हमें ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी पीए बराबर पीबी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट जो है, यानी एंगल जो पी है और रेडियस और दोनों टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट है, इसका ये जो कॉर्ड है, इसके बीच का एंगल, इन दोनों का हाफ एंगल होता है, यानी यहाँ 60 होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है कि जैसे एक सर्कल से टच करते हुए कॉर्ड यदि हमने ड्रॉ कर दिया, यानी पी सी डी जो ये ट्रेंगल हो गया, इस ट्रेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट का दुगना होगा, यानी ए पी प्लस पी बी के बराबर होगा, या लेंथ ऑफ टेंजेंट का हम लोग बोल सकते हैं कि दुगना होगा। ठीक है, एक इस बात को जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या सर्कल में इतनी इंफॉर्मेशन हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रूव करने वाला जो भी है, 4-5 तो प्रूव करना हो तो आपको आना ही आना चाहिए, उसके बियॉन्ड कितनी पॉइंट्स हमें जानकारी होनी चाहिए, उसकी हम बातें कर रहे हैं ये। ठीक है, अब अगला पर आ जाते हैं। जैसे हम लोग, ये भी एक मेन पॉइंट्स है कि दो टेंजेंट है, जैसे पी और पी भी दो टेंजेंट है, दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो शेप बनेगा ए पी बी, जो ये ए पी बी ओ जो बन रहा है, ये ऑलवेज स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कहने का मीनिंग ए पी बराबर ए पी बी इक्वल टू ओ ए और ओ बी, यानी चारों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। इस बात को पक्का रट्टा मार के रखेंगे। दूसरा ये है कि सर्कल के बाहर एक टेंजेंट सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल यदि ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, इसको निकालने का शॉर्टकट में एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा कि 1/2 हाफ इंटू रेडियस कितना है इंटू सम ऑफ ऑल साइड। ये शॉर्टकट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू रेडियस इंटू सम ऑफ ऑल साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू रेडियस और 1/2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस शॉर्टकट में हमें इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें अक्सर दिया होता है, और रेडियस या तो रेडियस पूछ रहा होता है, नहीं तो कोई ना कोई साइड का एक वैल्यू अननोन होता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल में दिया हुआ कि इसका ट्रायंगल का एरिया 189 है और इसका रेडियस दिया है 6, तो पूछ रहा है कि इसके साइड का लेंथ क्या होगा। फिर वही कहानी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, या इतना हम लोग ना यूज करके यदि पिछला वाला जो अभी जस्ट हमने बात किया है कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका भी हम यूज करें तो सेम रिजल्ट आएगा। और ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं थोड़ा फास्ट आंसर पाने के लिए। ठीक है, कि 1/2 इंटू 6 और तीनों साइड का सम। ठीक है, इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा। ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट आंसर आएगा और टाइम भी सेव होगा। ठीक है, ये सर्कल चैप्टर में जरूर ध्यान में रखना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जहां तक बात है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन जो है मे भी हो सकता है कि इस बार के लिए हॉट पॉइंट बन करके रखे कि ट्रायंगल का 3 कॉर्नर पर ये साइडेड रीजन जो किया गया है, इन इसका एरिया पूछेगा तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 तो हमें थीटा मिल गया और रेडियस कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा, तो साइडेड रीजन का एरिया थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, पहला टाइप। इसमें दूसरा और सबसे जरूरी हमें ये ध्यान रखना है, इसको भी नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे एक ट्रेंग जो एक सेक्टर है, उसके अंदर एक और छोटा सा सेक्टर है, तो पूछ रहा है कि बाहर वाले सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये पड़ता है कि थीटा/360 पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर देंगे, तो थीटा/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी, और इस पर अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, बट इतना अभी तक हमें ध्यान में रखना है। और सेक्टर सेगमेंट का जो भी फॉर्मूला का लिस्ट है ये तो अपने पास होगा ही, नहीं होगा तो पीडीएफ तो अभी हम शेयर करेंगे, उसको देख लेना है। और फॉर्मूला को बिल्कुल 100% आपको बार बार लिख करके उसको कंफर्म करके जाना है, किसी भी हाल में फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है सबसे जरूरी, इसको भी ध्यान में रखेंगे एक चीज। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि सर्कल के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है या एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और सर्कल के अंदर ये भी स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, लेकिन साइड दिया रहेगा तो रेडियस कैसे निकालेंगे और रेडियस दिया रहेगा तो साइड कैसे निकालेंगे, इसको जरूर दोनों को हमें
कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर होता है और साइड का लेंथ दोनों आपस में इक्वल है, वही 2r इक्वल टू 10 + 10, 10 और 10 दोनों साइड हो गया, तो रेडियस दिया हुआ है, इसको कैसे निकालें हम लोग। तो वही था कि ये हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों का रिलेशन निकाल करके और इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब्सक्राइब का मीनिंग क्या है कि सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर को ड्रॉ करना, उसी को हम लोग बोलते हैं इन सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है जरूर। अच्छा, इन सब के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लॉक, घड़ी का एंगल स्वैप बाय मिनट हैंड, आवर्स हैंड जो भी होता है, इस पे जरूर हमें ध्यान में रखना है कि एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। तो यहाँ कितने मिनट इसको चलना है, 5 मिनट। तो 5 × 6 30, कहीं 15 मिनट, कहीं 45 मिनट, अलग अलग टाइमिंग अलग अलग दिया होता है। बस हमें ये रट्टा मार के याद रखना होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा, तो जितने मिनट दिया है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्लॉक का जो हैंड का लेंथ जो होगा वो एज ए किस तरह से काम करेगा, क्लॉक का जो हैंड का ये लेंथ है वो किस तरीके से काम करेगा, एज ए रेडियस। ठीक है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा कि एरिया कितना स्वैप किया, और लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल बाय टिप ऑफ मिनट हैंड। टिप यानी कि इसका जो टिप पॉइंट है उस मिनट हैंड का, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको खोजिए। ये दो टाइप का क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं हमें जरूर प्रैक्टिस करके रखना होगा कि एक मिनट हैंड का टिप कितना ट्रेवल किया है, एक या तो उसको निकाल दीजिए या फिर टोटल एरिया वो कितना स्वैप किया है, टोटल एरिया वो कितना स्वैप किया उसको निकाल लेना। ठीक है, जैसे एरिया पूछेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, एरिया लेंथ कितना स्वैप किया अगर वो पूछता है तो हम लोग क्या निकाल देंगे, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए थे कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या, θ/360 × 2πr। सिंपल सी बात है, नहीं थी, और इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और है कि सेगमेंट के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि 60 और 120 दोनों का वैल्यू √3/2 है। इसका हम इजीली यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका फॉर्मूला तो आपको दिमाग में होना चाहिए, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने यहाँ बस पुटअप कर दिया है ताकि आपको दिमाग में रहे। कहीं कि कल के बहुत सारे लोग का एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि थीटा का वैल्यू 120 होगा तो क्या इसको हम लोग डिवाइड करके दो ट्रायंगल में डिवाइड करके बाकी सभी फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्टली भी इसका यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 और 120 का वैल्यू सेम होता है और इसका यूज करके हम बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लास्टली है कि सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। बस इसके बाद एक दो चैप्टर और है, इसको भी जल्दी से हम ओवर कैप करके रिकैप करके और फिर इसको बाकी सभी वीडियो रिकॉर्डेड करके इसको भी हम शेयर कर देंगे इधर यूट्यूब पर या डायरेक्टली भी। और इन सभी पीडीएफ को भी हम यूट्यूब पर का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी अटैच कर देंगे, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके, ताकि जहां से भी हो सके, जैसे भी हो सके, अगर किसी को शेयर भी करना है तो वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर, जिसमें तीन सबसे जरूरी है, मेन हमें याद रखना है, एक कोन के बारे में, एक सिलेंडर के बारे में और एक हेमिस्फीयर। ये तीन हमें सबसे जरूरी है। ठीक है, इन तीन का हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए और इन्हीं तीनों से हमें क्वेश्चंस बनते भी हैं। बाकी तो ठीक है, सपोर्टिंग है और इसमें कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ये रेयरेस्ट में आएंगे और ये तीन जो है मेन है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस, जैसे हमें एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए हैं, ये दिख रहा होगा कि एक दो ऊपर और नीचे एक हेमिस्फेरिकल कट आउट किया गया है, स्कूप आउट किया गया है, और बीच में सिलेंडर है। अब इसका पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टीएसए की बात कर रहे हैं। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला क्या है कि टीएसए इक्वल टू टॉप, मिडिल, बॉटम, तीनों ही लेयर का सीएसए को ऐड करना। बस अगर इसका वॉल्यूम पूछा होता तो क्या करते कि टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से दोनों ही हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ही एक ऐसा चीज है जिसमें प्लस या माइनस का कंसेप्ट चलता है, लेकिन जो सरफेस एरिया है उसमें केवल जितने अलग अलग लेयर हैं सभी के सरफेस एरिया को प्लस कर देना है। बस ये चीजों को जरूर हमें जानकारी कहीं ना कहीं रखना होगा। ठीक है, एक अच्छा, ये एक सेकेंडली ऑप्शनल एक क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसको भी इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है कि हेमिस्फीयर ऊपर रखा गया है, माउंट किया गया है किस पर, एक क्यूब के ऊपर। क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट किया है, तो इसका टीएसए पूछ रहा है। इसके लिए हम लोग एक बाकी सभी फॉर्मूला से अलग याद किए थे कि टीएसए ऑफ क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, या टीएसए ऑफ क्यूबाइड प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यूब रहेगा तो क्यूब का वैल्यू यूज करेंगे, क्यूबाइड रहेगा तो क्यूबाइड का यूज करेंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर हमें ऐड कर देना है। किस कंडीशन में, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है तो। ठीक, बाकी लास्टली हमें अपने पास स्टैटिस्टिक बचता है। स्टैटिस्टिक में मीन निकालने का तीन अलग अलग मेथड है, बस उसको हमने शॉर्टकट में ये एक्सप्लेन कर दिया है कि डायरेक्टली मेथड में सम ऑफ एफ एक्स बाई ए
क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसका एक्स खोजना होता है। उसको खोजने का तरीका क्या है कि क्लास का जो अपर एंड लोअर दोनों जो लिमिट है, जिससे मान लेते हैं कि 10 to 20, 20 to 30 दिया है, तो क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड करके और डिवाइडेड 2 कर देते थे, एक्स का वैल्यू पूरा मिल गया हमें, और फिर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल दिया, बाकी हमें कैलकुलेट कर देना था। डेविएशन में क्या था कि एक डी हमें फाइंड आउट करना था, डी के लिए हमें ए खोजना था। ए खोजने का तरीका कुछ नहीं है, ये जो एक्स वैल्यू हमें मिलेगा उसमें से किसी एक वैल्यू को ए ले सकते हैं, और करना क्या है कि सभी एक्स में से ए को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा पूरा डी, फिर वही एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी मिल जाएगा, और लास्ट में क्या है कि समेशन एफ डी और समेशन एफ दोनों को डिवाइड करके और लास्ट में ए को प्लस कर देना है, क्योंकि ए सब में हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। दूसरा जो है सबसे जरूरी, इसको भी ध्यान रखना है, डेविएशन मेथड। डेविएशन में भी बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया ही रहेगा। एक्स अभी जस्ट हमने सीखा है कि यू प्लस एल बाई 2 करना है। डी कैसे निकाले थे पिछले वाले में कि इसमें से किसी एक वैल्यू को ए मानना है और एक्स माइनस ए पूरा निकाल देंगे, डी निकल गया। डी डैश एक इसमें एक्स्ट्रा निकाल देना है। उसका क्या होता है कि जितना इसका एच का वैल्यू है या जितना विड्थ है, ठीक है, डी डैश निकालने के लिए डी बाई एच कर देंगे, और बाकी डी डैश निकाल के फिर फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश निकाल देंगे। डेविएशन और स्टेप डेविएशन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, आप या तो डेविएशन और स्टेप डेविएशन में कंफ्यूज हो रहे हैं, केवल डेविएशन वाला मेथड आप सीख करके और उतना ही का यूज करके और सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट वाले तक मूव करिए, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। बाकी लास्टली हमें बच गया मॉड की, ये फॉर्मूला हो गया, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। और एक लास्टली है एम्पेरिकल फार्मूला, इस पर क्वेश्चंस या कभी कभी डायरेक्टली ये फार्मूला भी लिखने के लिए आ जाता है, और बेसिक में मान करके चलिए 100 में 99% कि व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला, और ये लिखने के लिए ही आएगा कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, इसको याद करके रखना है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मीडियन और मोड का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि मोड क्या होगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया वो वैल्यूज, बस हमें फार्मूला केवल सही से याद रखना था। नेक्स्ट जो है, इसमें मीडियन के एक छोटा सा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया है, ताकि वैल्यू हमें खोजने के लिए पता चले कि कौन सा वैल्यू कहाँ होता है और इसको किस तरीके से हम खोजें, फाइंड आउट करें, इसके लिए बस इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उठाया है, कि जिससे क्लास और फ्रीक्वेंसी तो हमें 2 लाइन दिया रहता है, बस इसका CF हमें खोजना होता है। CF के लिए क्या, 9 एज इट इज, 9 6 15 15 7 24 जोड़ दिया 26, n मिल गया, n बाई 2 कर दिया हमें 13 मिल गया, और 13 से जो जस्ट बड़ा वैल्यू मिलेगा कौन सा है 15, वो भी देखना किसमें होता है, CF वाले में। इसको हमने कलर कर दिया या सर्कल कर दिया। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। इसको पक्का दिमाग में रखेंगे कि ये रहा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से हमें क्या पता चल जाएगा कि लोअर वैल्यू हो गया एल, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया एफ, और जो मीडियन क्लास हमने मार्किंग किया है इसके एबव वाला वैल्यू हो गया सी एफ। ये टोटल हमें वैल्यू मिल गया। फिर मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, और ये हमें मिल गया मीडियन का एक सिंपल सा फॉर्मूला, और इसमें वैल्यू पुट करना। तो इच वैल्यू को हमें खोजना कैसे है, कौन सा वैल्यू कहाँ होता है, उसको किस तरीके से खोजते हैं, ये पक्का हमें होना चाहिए। क्योंकि यदि सही से हम फार्मूला पुट कर लिख दिए और हर एक वैल्यू को सही से हम खोज दिए, तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो केवल हमें टेबल सही लिखना और गिवन और फार्मूला लिखने पे 2 नंबर यहीं तक है, ठीक है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। कैलकुलेशन अगर इन बिटवीन थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो एक आध नंबर केवल कटते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी अपने दिमाग में जरूर रखना है। मॉड तो सिंपल सी था, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी रहा होगा उसको 0 बोलते हैं, उसके अबव वाले को 1, बाद वाले को 2, और फार्मूला में एल प्लस 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। कुछ लोग एनसीईआरटी बुक से जो पढ़े होंगे उनका 1 माइनस 0 1 माइनस 0 माइनस 2 होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उनकी चेंजेस होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट्स होंगे। बस अपना अपना जो याद कर लिया है उसी पे स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि अब हमने ये बता दिया तो आज के बाद लगेंगे ये रटने, नहीं, अगर वो पुराना वाला याद किया है तो उसको याद कर लीजिए, इसको याद किया है तो इसी को याद करके रखना है, ठीक है। तो ये मीडियन एंड मोड दो ही हमने बताया है, मीन वाले को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो टोटली कैलकुलेशन है, बस आपको ध्यान में रखना है। अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमें 3 टाइप के क्वेश्चन ध्यान में रखना है, एक प्लेइंग कार्ड का, ठीक है, एक मोर देन लेस देन, ठीक है, या इस टाइप के क्वेश्चन, मोर देन लेस देन नहीं, उसके लिए कुछ और वर्ड था, ये कुछ हम लोग याद किए थे कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एटमोस्ट 2 हेड, इसकी हम बातें कर देते हैं। तो इसमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू रेंज होता है 0 से 1 के बीच में, ये बेसिक के लिए जरूर याद करके रखिएगा आप लोग। प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, और इसमें 4 ऑप्शन बना देता है, कहीं लेस देन का साइन देगा, कहीं केवल इक्वल टू, कहीं दोनों जगह इक्वल टू नहीं लगाएगा, एक जगह लगाएगा एक जगह गायब कर देगा।
इस तरीके से इसका मिक्सअप करके 4 ऑप्शन बना देता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दोनों की जगह लेस देन इक्वल टू साइन रहेगा, वही सही ऑप्शन है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में भी हो सकता है डायरेक्टली बेसिक में उठा करके डायरेक्टली 4 ऑप्शन में से बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोबेबिलिटी, और ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब आते हैं इस पर कि एक प्लेइंग कार्ड के बारे में हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स इसकी चर्चाएं कर चुके हैं, उसको जरूर जानकारी में रखना है कि टोटल कितने कार्ड हैं इसमें, टोटल 52 कार्ड हैं, 13 का ईच सेट होता है, और ईच सेट का नाम है डायमंड, क्लब, हार्ट्स एंड स्पेड। इसको इधर हम कर देते हैं, तो ये हो गया सेट, ये 4 सेट हो गए अलग अलग, ठीक है। इन चारों सेट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक छोटी जानकारी होनी चाहिए फेस कार्ड के बारे में, कि फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं ईच सेट में, ये दिख रहा होगा 3 का तीनों में सेट है, ठीक है। इसकी जानकारी रखना, जैसे कार्ड बोल रहा है कि स्पीड और एस, और यदि वर्ड यूज किया है तो दोनों को प्लस करके देखना है। स्पीड कार्ड कितने, 13, एस कार्ड कितने, 3, क्योंकि 4 टोटल एस कार्ड होते हैं, जिसमें एक तो स्पीड में ऑलरेडी आ चुका होगा, तो 3 ही और बचे। जैसे बोला कि ब्लैक कलर का किंग कितने हैं, तो 2 किंग होंगे। नाइदर जैक नॉर किंग, बोला कि न जैक होना चाहिए न किंग होना चाहिए, तो 8 कार्ड बाहर निकल गए। लेकिन आइदर किंग और क्वीन, या तो किंग होने चाहिए, तो 4 किंग भी हैं 4 क्वीन भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कि जिसका भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना, ऑलवेज डिवाइड कर देंगे 52 से, प्लेइंग कार्ड वाले में। तो 16/52, 2/52, 44, 8 सब में 52 ही हमें डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है एटलीस्ट, एटमोस्ट, इसकी जानकारी एक हमें होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड कहने का मीनिंग कि कम से कम एक हेड, ठीक है, या एक से ज्यादा चलेगा। कम से कम एक कहने का मीनिंग एक से ज्यादा जो है सब चलेगा। एटलीस्ट, एटमोस्ट 1 हेड कहने का मीनिंग कि ज्यादा से ज्यादा एक ही चाहिए, या एक से कम सब चलेगा, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड अगर लिखा होता तो हम लोग पढ़ते कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 2 से कम सब चलेगा। एटमोस्ट और एटलीस्ट दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन एग्जाम में भी, इसलिए इसको किसी न किसी एक न्यूमेरिक वे में हमें याद करना है कि एटलीस्ट 10 रुपए हमें चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें 10 रुपए दीजिए, नहीं तो उससे ज्यादा दीजिए तभी हम लेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए में हो जाएगा काम, यानी कि 20 या उससे कम भी मिलेगा तो अपना काम चल जाएगा। इस तरीके से उसको याद रखना है। इसमें दिया है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, एक हेड भी चलेगा या एक से ज्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट कहने का मीनिंग कम से कम, लेकिन एटमोस्ट 1 टेल कहने का मीनिंग कि एक या एक से कम टेल चलेगा। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, और इसमें एक भी नहीं है। एटमोस्ट कहने का मीनिंग एक या एक से कम। तो इन दोनों को जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना है। एक दूसरा तीसरा ये क्वेश्चन हो गया है कि एक जार जो है जिसमें टोटल 18 मार्बल है, कुछ रेड है और कुछ कौन सा येलो कलर का है। 2 टाइप के इसमें कार्ड है, रेड कलर और येलो कलर। बोला कि प्रोबेबिलिटी रेड वाले का 2/3 है, रेड वाले का 2/3 दिया हुआ है, तो येलो वाले का कितना होगा उसको पहले हम लोग खोज लेंगे, ठीक है। क्योंकि रेड वाले की संख्या 2/3 दिया है, तो येलो वाले की संख्या, इसको हम लोग कल भी चर्चा किए थे। इसको हम नेक्स्ट पेज पर ला देते हैं, ये थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व किया गया है, इसी को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। कि रेड वाले की संख्या यदि प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है, रेड प्लस प्रोबेबिलिटी येलो कलर का मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, जिसमें रेड की संख्या 2/3 दिया है, प्लस प्रोबेबिलिटी येलो का इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी y का कितना हो जाएगा इसमें 1 - 2/3, यानी कि 3 - 2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 1/3। यानी प्रोबेबिलिटी जो है येलो कार्ड का है, ये आ गया 1/3। अब येलो कार्ड की संख्या निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ येलो कार्ड बाई टोटल कार्ड इक्वल टू 1/3। अब टोटल कार्ड की संख्या हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि 18 यूज करना, यानी y/18 इक्वल टू 1/3, 18 चला गया ऊपर, यानी y हो जाएगा 18/3, यानी y का वैल्यू आ गया 6 कार्ड, ठीक है। यानी येलो की संख्या अगर 6 है तो रेड की संख्या कितना हो जाएगा 18 - 6, जो किया जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा कितना 12 कार्ड, ठीक है। तो एक इस टाइप का प्रोबेबिलिटी, मैंने 3 क्वेश्चन हमने देखा, एक प्लेइंग कार्ड के बारे में देख लिया, एक एटलीस्ट, एटमोस्ट जो डाइस को रोल कर रहे थे, और एक कुछ संख्या दिया है तो कुछ और संख्या हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक इसके बारे में हमें जानकारी। और एक ये हम लोग पढ़ लिए थे, इसको भी जरूर हमें जानकारी रखना होगा कि डिविजिबल बाय 3 और 5, जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 का भी हम टेबल लिखेंगे और 5 का भी टेबल लिखेंगे, जो दोनों में मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो मैच नहीं भी करेगा उसको भी लिखेंगे, यानी कि एज जस्ट लाइक एलसीएम की तरह यूज करेंगे। लेकिन यदि 3 एंड 5 लिख दिया होता, जो 3 से भी कटे एंड 5 से भी कटे, तो एंड का मीनिंग हमें एज लाइक एचसीएफ की तरह बिहेव करना था, यानी दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 15, यानी 15 का काउंटिंग टेबल हमें लिखना था। ये ध्यान चीजें रखना है।
तो ये ओवरऑल आज जितने भी हमने क्वेश्चंस अलग अलग बताए, इसमें सब में हमने यही बात किया कि जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चंस जो हमें मिनिमम जानकारी होनी चाहिए एग्जाम में अपीयर होने से पहले, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर हम पीडीएफ उम्मीद करेंगे कि आप जब भी लास्ट टाइम जब आपको लगे कि नहीं अब हम लास्ट मोमेंट है, अब लास्ट पढ़ाई करने के बाद हम इसको खत्म कर रहे हैं, तो उन सारे पीडीएफ को एक बार स्क्रॉल कर लेना है कि हाँ इसमें इतने फार्मूला है, इतने टाइप के क्वेश्चन है, क्या ये हमें आता है नहीं आता है, तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि जितने छोटा मटेरियल होगा और लास्ट मोमेंट पर उसको आप देख करके अगर सोइएगा तो थोड़ा सुकून की नींद आएगी, और जितना अच्छा नींद आएगा उतना ही अच्छा एग्जाम मेरा अपीयर होगा। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल आज की सभी बातें, और इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके रखिएगा, और जो भी और भी डाउट्स होता है फिर हम लोग इसको धीरे धीरे अपनी बातें करते रहेंगे और उसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आज की बातें रही, और भी कुछ डाउट होगा तो फिर हम लोग बातें करेंगे। अभी के लिए फिर हम लोग यहीं पे इसको लीव करते हैं। ठीक है।